Good afternoon, students. How are you? I welcome you on my official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं रवि आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन. यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388. तो गाइज़, जैसा कि हमने अपने पिछले अकाउंटेंसी के क्लास में पहले चैप्टर को ख़त्म कर लिया था, वहाँ हमने पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद 20 क्वेश्चंस का MCQ किया था एज अ क्विज़. और आज हमारा ये दूसरा चैप्टर शुरू होना है. दूसरे चैप्टर का नाम है आपका थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. ये भी कंप्लीट थियरी चैप्टर है. मैं कोशिश करूँगा आपको इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की, और आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ ही मैं समझाऊंगा. इसके अलावा फिर इसमें भी हम क्विज़ कंडक्ट करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी. तो इस चैप्टर के स्टडी करने के बाद आप क्या क्या जान जाओगे. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग थियरी बेस अकाउंटिंग की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे. दूसरा कि आप GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जान जाओगे. उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका मीनिंग क्या है. ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं उसके लिस्ट को हम देखेंगे. उसके बाद हम बात कर लेंगे हमारे अकाउंटिंग सिस्टम की, जो डबल एंट्री सिस्टम है, और पहले जो सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था उसकी बात करेंगे. और फिर बेसिक्स अकाउंटिंग के क्या हैं हम इसकी बात करेंगे. तो ये सारे टॉपिक्स आज के डिस्कशन के होंगे. इसमें से कुछ एक टॉपिक्स जो मिसिंग होंगे वो मैं प्रॉमिस करता हूँ जल्द ही आपके साथ दूसरी वीडियो लेकर मैं उसको पूरा करवा दूँगा. तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं अपना आज का अपना ये सेशन. लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो पहला है टॉपिक हमारा, जैसा कि हमने पहले ही बताया, द नीड ऑफ थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. थियरी बेस अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है. तो लिखा है सिंस अकाउंटेंसी इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. चूँकि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वी कांट इग्नोर द थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. हम थियरी बेस अकाउंटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, उसे अच्छे से फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके थियरी को, बेसिक्स थियरी को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जानें. तो इसीलिए अकाउंटेंसी में भी हम थियरी को स्किप नहीं कर सकते. इट कंटेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब थियरी में क्या क्या आता है, तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि ICAI वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है, तो वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं. उसके बाद कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं. फिर इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हमें इनको समझने में बहुत ही आसान बनाते हैं, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है ये इन सारी चीज़ों को करने के बाद. तो इसीलिए थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है इसकी बहुत ज़रूरत है अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में. ठीक है. अब बात कर लें हम अपने अगले स्लाइड्स की. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की ज़रूरत कैसे है. तो पहला है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन वी शुड फॉलो द GAAP. मतलब कि जो हमारे लेन देन के लेखा जो हम रखेंगे, ज़रूरी है कि उसमें एक रूपता लाई जाए. और एक रूपता लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें. दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स आर जनरली नोन एज GAAP. अब जब बात आई GAAP को, तो ये GAAP है क्या. तो GAAP का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. और इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बहुत सारे प्रिंसिपल, कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये सब मिलके कॉमनली GAAP कहे जाते हैं. अब ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ बेसिक एजम्पशन होते हैं, कुछ आधारभूत मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पे अकाउंटेंसी रखी जाती हैं, और ये हमें अकाउंटेंसी के बेटर अंडरस्टैंडिंग में हमारी मदद करते हैं. तो इसीलिए हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट फॉलो देम. तो आइए हम अपने अगले स्लाइड पे चलें और यहाँ हम बात कर लेंगे कुछ एजम्पशन की. तो फिलहाल हमने यहाँ 3 एजम्पशन को रखा है, और पहला एजम्पशन है उसमें से हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन. क्या होता है ये. तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग बिज़नेस जो है ये मान लिया जाता है अकाउंटेंसी में कि बिज़नेस जो है ये काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करने वाला है, और निकट भविष्य में इसके डिज़ोल्व होने की, इसके विघटित होने की कहीं कोई संभावना नहीं है. तो ये है हमारा पहला एजम्पशन. वही मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है. अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन इट इज़ अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड द एंटिटी विल नॉट गो फॉर डिज़ोल्व. क्लियर है. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने दूसरे एजम्पशन की बात कर लें. तो दूसरा एजम्पशन जो है वो है एक्रूअल एजम्पशन.
एक्रूअल का हिंदी मतलब होता है उपार्जित और एजम्पशन का मान्यता। ठीक है, तो ये उपार्जित मान्यता क्या है? तो इस मान्यता के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड। दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मतलब कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे इनकम या बहुत सारी एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनकर्ड होते हैं। जैसे कुछ इनकम ऐसे होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं जो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, तो उसका भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो देने हैं, जैसे रेंट पेड करना है लेकिन अभी किया नहीं है, तो वो इनकर्ड होते हैं, तो उसको भी हम एंट्री कर लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस असम्पशन, जिसमें हम चीज़ों को ये मान के चलते हैं कि ये निकट भविष्य में आने वाला है या निकट भविष्य में इस एक्सपेंसेस को हम करने वाले हैं, तो ये कहलाता है एक्रूअल असम्पशन। हम अपने तीसरे असम्पशन को देखें और यह असम्पशन है कंसिस्टेंसी असम्पशन। ठीक है, क्या है ये कंसिस्टेंसी असम्पशन? तो इस असम्पशन में क्या होता है कि अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस किए जाते हैं, जो अप्लाइड उसके रूल्स हैं उस पर, और जो सेलेक्टेड रूल्स हैं उस पर, और कुछ सालों के बाद जब ये रूल के हम यूज्ड टू हो जाते हैं, जब इस रूल को हम अच्छी तरह जान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, चूँकि सेम बेसिस होता है उस रूल को फॉलो करने का, तो इसीलिए हम प्रीवियस रिकॉर्ड से, अपने पास्ट रिकॉर्ड से उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और तब हम अपने प्रोग्रेस को चेक करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एंटिटी में फ्रॉड को या ब्यासनेस को, पक्षपात को और जालसाजी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस असम्पशन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस सेलेक्टेड एंड अप्लाइड रूल after a couple of years. This concept will help us in comparative study of records. It will also help us to stop the fraud and biasness. आ गई बात समझ में? स्टूडेंट्स, होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हो। अब हम बात करें यहाँ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या क्या फीचर्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी खासियत क्या है। तो पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। नेचुरल तो है या नहीं है, तो मैन मेड है, ये हम भी जानते हैं। हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जो हमारे कंक्लूज़न होते हैं, उसी के बेसिस पे हम इसे बनाते हैं। और अगर कहीं हम किसी पॉलिसी को फॉलो करने में फेल कर जाते हैं या पॉलिसी हमारे लिए सूटेबल नहीं होती है, तो हम फिर उसमें चेंजेस भी लाते हैं। तो दूसरा इसका प्रिंसिपल है, दूसरे इसके फीचर्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं, अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, तो हम उनमें कुछ बदलाव लाते हैं या हम उन्हें पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। तो वही लिखा है कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो नेचर में, प्रकृति में वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। बात कर लें हम अपने अगले फीचर्स की, तो वहाँ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो सामान्यतः मान्य होते हैं, हर जगह मान्य होते हैं। अब ज़रूरत क्या है इसकी, नेसेसिटी क्या है इसकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूज़र if the accounting records and financial statement are prepared following GAAP in standard form which are understandable। मतलब कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव या मीनिंगफुल तभी होगा यूज़र के लिए जब इसको रिकॉर्ड्स किया गया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया हो गैप को फॉलो करते हुए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। ओके गाइज, तो इनको फॉलो करते हुए अगर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रख रहे हैं, अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रख रहे हैं, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा हमारे यूज़र के लिए। यूज़र क्या होते हैं इसकी चर्चा हम अपने पिछले 2 क्लासेस में रेगुलरली कर चुके हैं, तो इसीलिए आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो ये था हमारा नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की क्या प्रक्रिया है? तो अकाउंटिंग की जो सिस्टम है जनरली उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, पहले था ये, और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, वही लिखा है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन बुक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम एंड द सेकंड वन इज डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम? एकल लेखा प्रणाली। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं, स्मॉलर बिजनेस फर्म होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई एकरूपता नहीं होती है, और इसीलिए इसे हम कंप्लीट नहीं कह सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग के लिए इसे अच्छा भी नहीं माना जाता है। इट डज़ नॉट रिकॉर्ड 2-fold इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हर रिकॉर्ड का ये 2-fold इफेक्ट जो है वो
रिकॉर्ड नहीं करता है। मतलब नए जो हमारे डबल इंटरेस्ट सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी लेन देन के दो प्रभाव होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सिंपली हम किसी भी जनरली क्या होता है, पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं, कैश बुक मेंटेन किए जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो यही है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम जो स्मॉलर बिजनेस एंटिटी के द्वारा लागू किया जाता है। इसी को सिंपली मैंने लिख दिया, इट इज़ नॉट ए कंप्लीट सिस्टम, इट इज़ जनरली यूज्ड बाय स्मॉलर बिजनेस फर्म्स एज इट इज़ वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। Hence, no uniformity is maintained under this system, so it can't be good system for recording. It does not record twofold effect of each and every transaction. आगे बात समझ में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है और यहाँ हम डबल इंटरेस्ट सिस्टम को जानेंगे। तो सिस्टम जो है रिकॉर्डिंग का, जिसमें ड्यूअल एस्पेक्ट्स को फॉलो किया जाता है, दोहरे प्रारूप को फॉलो किया जाता है। क्या है ये दोहरा प्रारूप? सिंपली अगर आप सोचिए कि जैसे मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक, तो गाड़ी खरीदने से क्या हुआ, एक और तो मेरे की एसेट्स में बढ़ोतरी हुई, मेरी एसेट्स जो थी वो बढ़ गई, और दूसरी ओर क्या हुआ कि मेरा जो कैश था वो घट गया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट दो जगह पड़ा। तो इसीलिए हम डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड का, दो पक्ष का यूज़ करते हैं इसमें, और इसीलिए इसका नाम भी डबल इंटरेस्ट सिस्टम रखा गया, क्योंकि इसके हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, ड्यूअल इफेक्ट होता है, ठीक। और इसमें फॉर्मली जो भी इसके प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो किया जाता है, और हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होगा और हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा। इसीलिए इसे बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है और जनरली आजकल हर जगह यही यूज़ किया जाता है। तो इसी को मैंने सिंपल वर्ड्स में अरेंज कर दिया है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड डबल इंटरेस्ट सिस्टम। इट हैज़ अ टू फोल्ड रिकॉर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के लिए इसमें टू फोल्ड होते हैं, और द बेसिक प्रिंसिपल मस्ट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट फॉर द डेबिट। इट इज़ ए कंप्लीट सिस्टम, इसे कंप्लीट सिस्टम माना गया है एज बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि इसमें बोथ द ट्रांजेक्शन, बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड, मतलब जिसके दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसे कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग माना गया है, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप कि आप सब इस नोट्स को अच्छे से तैयार कर लोगे और गाइज आप अच्छे से पढ़ोगे। और अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे रिमेनिंग टॉपिक्स को लेके, और फिर जो तीसरा वीडियो होगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लेके आएंगे जो क्विज़ के फॉर्म में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।